बादलों को मोड़ देखे, चांद को चकोर देखे, तुझको नसीबों वाला। अरे होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला। हेलो, आपको होश में रहना है, इधर उधर ध्यान नहीं करना है, न तो काम बिगड़ जाएगा। हम जो है आपको आज पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। इसके जो है इसके जितने भी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, उस सबको एक जगह हम कलेक्शन किए हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक बार देख लेते हैं, समझिए। पाठ के एको को शब्दों नहीं छूटेगा। और इसके पहले हमने इस पाठ के जो है लगभग बहुत जितने भी टर्म है सबको जो है बोर्ड पर एकदम समझा कर पढ़ा रखा है। यदि आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए सब डायग्राम कैसे जो है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं। मजाक नहीं करते हैं, ठीक है ना, बकवास भी नहीं करते हैं। यदि आपको जो है एकदम सिलसिलेवार और सीरियसली विद्यार्थी होंगे तो जाकर जो है प्ले लिस्ट चेक कीजिए, और वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा हुआ है। और उस पाठ से जितने भी टॉपिक है एक एक रत्ती भर भी हम छोड़े नहीं है, सबको पढ़ाए हैं एकदम फुल, एकदम 100% पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाए हैं। आप जाकर वहाँ देखिए। F/r/2 जो है उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में हमने वहाँ भी सिद्ध करा दिया है सब के सब। तो चलिए पहले आज जितने भी सब्जेक्टिव टाइप वर्ड जो है वर्ड संबंधित जितने भी चैप्टर इस पर मतलब क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, उन क्वेश्चन आंसर को यहाँ से हम आपको पढ़ाने का कोशिश करते हैं। देखिए बहुत गर्मी भी है, पंखा इसलिए नहीं चलाया जा रहा है कि साउंड इफेक्ट इसमें पड़ जाएगा, तो साउंड घर घर हर 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 आवाज़ आने लगेगा ना। तो चलिए, तो पहला जो है क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट, और इसके क्या गुण है। तो जाहिर सा बात है जो है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का काम करते हैं। यदि प्रकाश न रहेगा तो किसी वस्तु को देखिएगा हो नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश का होना ज़रूरी है। किसी भी वस्तु को अच्छी प्रकार से देखने के लिए हमें जो है लाइट की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश होगा तो किसी वस्तु को देख लेंगे, साथ साथ आँख होना भी ज़रूरी है, आँख का भी होना भी ज़रूरी है ना। और प्रकाश से हो आँखें ख़राब हो जाए तभी कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो इसके थोड़ा प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो चलिए इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। तो आप क्या जानें कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। साथ साथ बोलते चलते हम सब एकदम साथ याद ही कर लेना एकदम। और जो भी क्वेश्चन आपको नया लगेगा उसको लिख लेंगे। इसका PDF कोशिश करेंगे हम जो है आपको उपलब्ध करा दें, आप कहीं से भी इसको अपना प्रिंट करवा सकते हैं। प्रकाश के हम निम्नलिखित गुण देखते हैं। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो किस प्रकृति का? अनुप्रस्थ प्रकृति का। किस प्रकृति का? अनुप्रस्थ प्रकृति का यह तरंग है। प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में गमन करता है, ऐसे चलता है प्रकाश, एकदम ऐसे नहीं, वक्र पथ पर नहीं, है सीधी रेखाओं में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद अगला गुण जानेंगे, भिन्न भिन्न प्रकाशीय माध्यमों में प्रकाश का वेग भी भिन्न भिन्न होता है। यानी अलग अलग अगर माध्यम होगा तो अलग अलग माध्यम होगा तो प्रकाश का वेग भी अलग अलग होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। ये जो है अलग अलग करके आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे गुणों को आप रखेंगे ध्यान पर। देखिएगा फोटोन होता है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों को जो है फोटोन बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। प्रकाश के जो है 2 गुण होता है। प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप भी है और एक तरंग भी है, ठीक है ना। तो आगे आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ता है, इंटर में जाइएगा तो जनरल ऑप्टिक्स के अलावे आपको वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना पड़ता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर आ गया, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम हैं। तो देखिएगा यहाँ समझा दे आपको हम। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा रूल है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R, ठीक ना, कोण R हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार बोर्ड जो इसको रिपीट किया है। तो प्रकाश के परावर्तन के कई गो नियम है? 2 नियम हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे
ज़रा ध्यान दे देंगे आप लोग तो समझ जाएंगे। तो देखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब अर्थात इमेज कहते हैं। क्या सुने? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में जो है रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का जो है एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको डायग्राम द्वारा हम जो है आपको अलग से बोर्ड पर एकदम हम समझा के पढ़ाए हैं, एकदम सब नेचुरली वहाँ पे कैसे प्रतिबिंब बनता है। आप जो है आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ सारे वीडियो को आप देखकर अपने ज्ञान में इजाफा कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। आप जब कॉपी में लिखेंगे इसको ना तो ऐसे कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ऐसे कर लेंगे, एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। इधर आपका वास्तविक प्रतिबिंब का गुण लिखेंगे, इधर एक नंबर में काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण लिखेंगे। स्पेस की कमी की वजह से हमने इसको पहले वास्तविक प्रतिबिंब का गुण एक जगह बता दिया है, जस्ट इसका अपोजिट जो है काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण होता चला जाता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब के गुणों में हम लोग जानेंगे, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। तो काल्पनिक में क्या लिखेंगे? यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ध्यान रखिएगा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे विद्यार्थी, वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के आगे बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे और ऐसे ही करके आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। यहाँ पे पूरा वास्तविक प्रतिबिंब का गुण हो गया और जस्ट उसके आगे जो हम यहाँ पे साइड में लिखे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब के गुण जो हमने अभी आपको सब बता दिया है। तो चलिए हम 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे। देखिएगा एकदम सबसे ज़्यादा जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण जो है इकट्ठा करके आपके लिए हम शोध करके लाए हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से सब के सब समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 4-5 ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से या नॉलेज की दृष्टि से आपको इसको हर प्रॉपर्टीज़ को जानना पड़ेगा। तो देखिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। पहला विशेषता हम लोग जानते हैं, इसमें प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। देखते हैं, सामने थोड़े बनता है, सामने बनता था आप वहाँ पकड़ के खींचिए लेते उसको ना, तो उस आईना के अंदर उस पार बनता है। यानी समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा गुण हम लोग जानते हैं, इसमें प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसी साइज का जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। और उसके बाद जानते हैं, इसमें प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। हम लोग का जो प्रतिबिंब उससे बनता है हमेशा सीधा ही बनता है, इसीलिए हम लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। उल्टा बनता तो प्रयोग नहीं करते। उसके बाद देखेंगे, इसमें वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होता है। इसमें जितना ही समतल दर्पण हो गया, जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर अंदर में उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिएगा, उसके बाद 5वां गुण है कि प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी दायां बायां के भ्रम को ही पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। यानी हम लोग समतल दर्पण में अपना इमेज देखे, अपना प्रतिबिंब देखे, वो यदि उसके सामने खाना खाए तो दाएं हाथ से खाएंगे तो महसूस होगा कि बाएं हाथ से खा रहे हैं। अब बैरिया बुझाएगा लेफ्ट से हम लोग यूज कर रहे हैं, लेफ्ट से कोई वर्क करेंगे तो लगता है राइट वर्क कर रहे हैं। तो यह भ्रम ही प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। यानी तो यहाँ जो है पार्श्विक रूप से जो कह सकते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा बनता है, और कुछ नहीं है, सिर्फ दायां बायां जो है उल्टा हो जाता है। उसके बाद अगला गुण हम लोग जानते हैं, 6ठा गुण जानेंगे विद्यार्थी यहाँ से। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक तथा आभासी होता है। ठंडी गर्मी से मतलब घबराइएगा तो पढ़ाई हो पाएगा? बताइए, ठंडी में ठंडे है, जल्दी कमर में दुबक जाइएगा तो पढ़ाई नहीं होगा। बरसात में तब पानी का डर लगेगा, आंधी तूफान के है, गर्मी में गर्मी का बहाना है। तो इसलिए आपको जो है गर्मी का ना ख्याल करते हुए पढ़ाई पर ही लगना होगा, पढ़ना होगा, तब जाए कुछ इतिहास रचने के लिए आपको जो है वैसी वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप इतिहास रचेंगे। इधर उधर ध्यान नहीं खटकना चाहिए, ना भटकना चाहिए, न तो आपका रिजल्ट भटक जाएगा। आगे 6ठा नंबर देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं
इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक या आभासी होता है। तो सीधा होता है ना, इसीलिए काल्पनिक या आभासी होता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और सीधा प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, पहले छठा हो गया, सातवां गुण जानते हैं हम लोग, इसका आवर्धन जो है +1 होता है। होश में रहिएगा, m बराबर जानबे करते हैं, आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। यानी प्रतिबिंब अगर मान गए कि 5 cm के बना होगा तो उसका मतलब वस्तु 5 cm होगा, वो दोनों की ऊंचाई काटाइएगा तो कितना हो गया, 1 आ गया। 1 होने का मतलब होता है जो अंक ऊपर है वही अंक नीचे है, और प्लस चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बना है। समझ रहे ना। उसके बाद जानिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, इसकी फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। और आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। अगला गुण जानते हैं, यदि कोई वस्तु इसकी ओर v वेग से आता है, किस वेग से? v वेग से, तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो है दुगुनी वेग से आती हुई प्रतीत होती है। दुगुनी यानी 2v वेग से आती हुई। यदि 5 मीटर प्रति सेकंड से उसके तरफ कोई वस्तु दौड़े तो उसका इमेज जो है 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आती हुई प्रतीत हो जाएगी। अगला गुण जानते हैं, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिए विद्यार्थी, एकदम पढ़िए, देखिए तो यहाँ समझिए। तो प्रकाश के किरण पुंज यानी इससे तो किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। यानी किरण पुंज माना होता है समूह, यानी किरण पुंज, किरण के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। के लाइन में कौन चीज़ के किरण के भाई? तो प्रकाश के किरण। तो प्रकाश के किरणों के समूह को ही हम लोग किरण पुंज कहते हैं। 1 मिनट, बहुत लाइट भी कट गया है। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज। तो इसको ध्यान रखेंगे। अपसारी के मतलब होता है फैलना, अभिसारी के मतलब सिकुड़ना, अब समानांतर बने एक ही लाइन पर चलना। तो यहाँ देख लेंगे, हम आपको समझाते हैं। अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर, अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना। अपसारी के मतलब हो गया, अपसारी के मतलब हो गया एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, अपसारी हो गया। और ऐसे ऐसे चलेगा तो ये क्या हो गया? आपका समानांतर किरण पुंज हो गया। तो बहुत अधिक दूरी पर से आती हुई प्रकाश किरणों को जो है समानांतर माना जाता है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को जो है समानांतर किरण पुंज माना जाता है। इसका ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ समझाया गया है अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, और अपसारी का मतलब होता है विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। अपसारी का मतलब क्या होता है? विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ ध्यान देंगे विद्यार्थी, जब वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक हिस्सा या भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होता है। एक हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को जो है कनकेव मिरर कहेंगे, जबकि उत्तल दर्पण को हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहाँ हमने लिख रखा है गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ध्यान देंगे, अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अपसारी और अभिसारी का मतलब, अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिला देना, इसका मतलब है अवतल दर्पण जो है अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर मोड़ देती है, सिकुड़ देती है, जबकि उत्तल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को जो है समानांतर आने वाली प्रकाश किरणों को वह जो है विभिन्न दिशाओं में क्या करती है? छितरा देती है, फैला देती है। शायद इसीलिए से है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य उपयोगों को बताएं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग विद्यार्थी, यहाँ पे अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। इसका जो उपयोग होता है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच में होता है। दूसरा जो है इसका उपयोग हो गया टॉर्च, वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में इसका उपयोग होता है। हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। सौर भट्टी और सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। तो अलग से क्वेश्चन पूछेगा भी कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, और हजामती दर्पण में किस दर्पण का, तब भी अवतल दर्पण का। तो इस सबको याद रखेंगे, पूरा का पूरा गुण को बहुत VVI ये जो है आपका क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के उपयोग आप लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ ही गया
कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, आखिर क्यों? तो क्या बताएंगे कारण आप? तो अवतल दर्पण जो है निकट रखी वस्तुओं का सीधा, बड़ा तथा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। जब भी आप जो है हजामत वाला जाइएगा ना, हजामत कराने में सैलून में, तो आप उसमें देखते हैं आईना में आपका चेहरा काफ़ी बोल्ड लगता है और आप जाके बहुत खुश हो जाते हैं कि कितना अच्छा है ना, आपका चेहरा बहुत बोल्ड लगता है, अच्छा लगता है, आप खुश हो जाते हैं। तो अवतल दर्पण जो है निकट रखी वस्तुओं का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है? तो उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। इसका उपयोग जो होता है ऐसे लिखेंगे आप, मोटर कार, स्कूटर, बस आदि में साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे की वस्तु, ये आपका गाड़ी है तो यहाँ पे ना रहता है साइड मिरर, साइड मिरर पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, तो मोटर कार, स्कूटर, बस आदि इत्यादि में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सड़क, गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको देख लीजिए आप। अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, आखिर क्यों? बहुत अब तक का जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, एकदम बोर्ड का दुररुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छा से आप माइंड में रखिएगा ध्यान। तो देखिएगा, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह किसी वस्तु का हमेशा सीधा, होश में रहिए, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण भी तो बनाता है, लेकिन समतल दर्पण के तुलना में उत्तल दर्पण पीछे की वस्तु तथा बड़े क्षेत्र को देखने में ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग ही किया जाता है। तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं रहिएगा। गाड़ी के हेडलाइट में कहेगा ना तो अवतल दर्पण, और गाड़ी के साइड मिरर में कहेगा तो उत्तल दर्पण, और सामने जो होता है ड्राइवर के सामने जो प्लेट बा होता है, शीशा बा, क्या होता है ना, कौन दर्पण नहीं होता है, वो कांच होता है, समझ रहे हैं ना, वो कांच होता है, आर पार स्पष्ट दिखाई देता है, वो बालू कंकर पत्थर से बचाने के लिए होता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आ गया, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इस कथन का आखिर क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब हम लोग पहले भी समझाए हैं थोड़ा सा। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि इसमें बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर यानी जो भी जितना वस्तु होगा उतना प्रतिबिंब बनेगा। और प्लस चिन्ह यह बताता है कि इसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बना है, हमेशा सीधा होता है। इसको एकदम हर हाल में याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे हम ये बताए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ ध्यान दे देंगे विद्यार्थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इंग्लिश में इसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसे एम से सूचित, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, यानी एम बराबर आपका हो जाएगा, एक और फार्मूला एम बराबर -v/u, यानी प्रतिबिंब दूरी या बाटा वस्तु दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है, और ऊपर जितना मान ला 10 मीटर होगा तो नीचे 10 मीटर होगा, मीटर कट गया, कोई यूनिट बचेगा हो इसका नहीं। अतः याद रखिएगा, आवर्धन का पूछा क्या मात्रक होता है, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, वही यूनिट लेस जो है राशि है, मात्रक विहीन राशि है। तो ध्यान रखिएगा आवर्धन, और एक और होता है अपर्तनांक, जो अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम आपको सिर्फ उत्तल के पढ़ाते हैं, स्पेस की कमी से। आप जब भी अपने कॉपी में लिखेंगे तो इस पार्ट से लिख देंगे, 2 पार्ट कर देंगे, एक तरफ उत्तल दर्पण और एक तरफ अवतल दर्पण गुण करेंगे, इधर भी 1 नंबर, उधर भी 1 नंबर, इधर 2 नंबर, उधर 2 नंबर ना। तो यहाँ उत्तल दर्पण पहचान लीजिए, इसका जस्ट अपोजिट होता चलेगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है, जबकि उसकी परावर्तक सतह जो है धंसी हुई रहती है। क्या रहती है? धंसी रहती है। इसका फोकस जो है उत्तल दर्पण का काल्पनिक होता है, जबकि अवतल दर्पण का जो है फोकस वास्तविक होता है, रियल में मिलता हुआ महसूस होता है, उसमें रियल में कटिए जाता है। का अवतल दर्पण में फोकस जो होता है, अनंत से अनंत प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वह क्या होती है? फोकस कहलाती है। तो रियल में होता है वो सब, तो वास्तविक हो गया। जबकि उत्तल दर्पण में हम लोग कल्पना करते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन जाता है। 5वां है, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है, जबकि अवतल दर्पण में वस्तु के आकार से जो है छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। तो तीनों प्रकार के प्रतिबिंब कौन में बनता है? तो अवतल में बनता है। बड़ा बराबर छोटा, बड़ा बराबर छोटा,
बड़ा बराबर छोटा सब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक सब बनता है, सीधा उल्टा दोनों बनता है, ठीक है। उसके बाद है, इसके बाद जानिएगा इसकी फोकस दूरी जो होता है ना उत्तल दर्पण में, क्या नाम है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है और वक्रता त्रिज्या दोनों को दोनों धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण में दोनों ऋणात्मक होता है, बायां साइड में होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या बाईं साइड होती है, जबकि उत्तल दर्पण में दाईं साइड होती है। दाईं साइड की जितनी भी दूरियाँ है सब प्लस में नापी जाती है, जबकि बाईं साइड की दूरियाँ जो है किस में नापी जाती है, माइनस में। आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेंस लगाकर एक्स वाई वाला कंसेप्ट से, हम इसको भी पढ़ा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो एकदम डायग्राम के साथ एकदम सभा आमने सामने फेस टू फेस आप समझ सकते हैं। सब प्ले लिस्ट बना दिए गए, वहाँ जाकर गत्तर गत्तर समझिए, फिजिक्स को महसूस कीजिए, सीखिए। वो रटने की चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ हम जितना भी पढ़ाए हैं ना एकदम सब सिखाने के बाद ही ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप आगे हम लोग देख लेते हैं। अगले ये सब समझा दिए हैं आपको पूरा का पूरा। आगे है दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को बताता है दर्पण सूत्र कहलाता है। ये दर्पण सूत्र आपके हो गए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। v के मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी, u के मतलब हो गया वस्तु दूरी और f का मतलब हो गया फोकस दूरी। लेंस सूत्र होगा वहाँ पर आएंगे दूसरे चैप्टर में तो सिर्फ प्लस जगह पर माइनस आ जाएगा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। याद रखेंगे चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इस पर आधारित न्यूमेरिकल बनाया जाता है, जो आपको जो है पढ़वा दिया जाएगा। न्यूमेरिकल का भी एक अलग वीडियो हम आपके लिए ला देंगे। अगला क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिना छुए आप कैसे पता करेंगे कि वो समतल है, अवतल है कि उत्तल दर्पण है। बिना छुए, बिना छूले, बिना टच के। तो क्या क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे इसके लिए हम दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे और बने हुए प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, पहला देखिए, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा तो बराबर करने में बनता है भाई तो समतल हो जाएगा। बराबर होगा अगर मैं अंगुली रखिए या कलम रख दीजिए या कुछ रख दीजिए, मोमबत्ती रख दीजिए, लेकिन टच नहीं करना है, उसमें इमेज देखना है, इमेज अवलोकन करना है। यदि जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो गया तो समतल हो गया। यदि वस्तु जो है प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो जाए, यदि वस्तु का प्रतिबिंब यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, गलती लिखा गया लगता है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो तो समतल, और बड़ा होता अवतल, छोटा होता उत्तल। ध्यान रखिए, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होगा तो अवतल हो जाएगा, बराबर होगा तो समतल हो जाएगा, छोटा होगा तो उत्तल हो जाएगा, छोटा होगा तो उत्तल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको अब क्वेश्चन आ गया आपको टच करके। अब कहेगा कि अगर छू के पता करना हो तो कैसे बताइएगा आप, स्पर्श करके आप कैसे पता करेंगे कि दर्पण उत्तल, अवतल या समतल है। तो इसके लिए है क्या लिखेंगे, इसके लिए हम दर्पण के परावर्तक सतह को बारी बारी से छू कर देखेंगे। जिसकी परावर्तक सतह बराबर होगी वो समतल होगा, जिसकी परावर्तक सतह धसी होगी वो अवतल होगा, और जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है उसे हम लोग उत्तल कहेंगे। ये इस तरह जो है ना, ये आप बाहर उभरा हुआ कलर रहता है तब परावर्तक सतह धसा है, कौन है ये अवतल है। कौन है, अवतल है। देखिए है ना, जिसकी परावर्तक सतह धसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसकी परावर्तक सतह उभरी या उठी हुई रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देती है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी का गुण के अंदर है, इसके अंदर अभिसारी का गुण है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब जानते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को ये 2 नंबराही क्वेश्चन पूछेंगे या ऑब्जेक्टिव ही पूछ सकते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्यों। तो उत्तल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैला देती है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो यहाँ है अवतल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिला देती है, इसलिए अभिसारी कहते हैं। फैला देती हैं तो अपसारी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सब पसीना से नहा गए, क्या आप लोग ऐसा कर पाएंगे। लेकिन खैर देखिए, हवादार जगहों पर आप लोग बैठ कर पढ़ सकते हैं। लगातार पंखा का इंतज़ार नहीं करेंगे, बिजली का इंतज़ार नहीं करेंगे, पढ़ाई कंटिन्यू आपको रखना होगा। पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, बस हो गया। तो देखिएगा, जब अभी समझाए हैं ना, जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो बायां भाग दायां तथा दायां भाग बायां प्रतीत होता है। यह घटना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। सीधी सी बात हो गई। जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो बायां भाग दायां और दायां भाग बायां प्रतीत होता है। यह घटना ही क्या कहलाती है, पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। पूछेगा तो लिख दीजिएगा। चलिए चलते चलते कुछ टर्मों को जान लेते हैं। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु क्या है। तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे सूरज हो गया,
टॉर्च, मोमबत्ती, लैम्प, यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आ जाएगा। प्राकृतिक स्रोत में आपका तारे हो गए, सूर्य हो गए, आकाशगंगा हो गया, ज्वालामुखी हो गया, जबकि मानव निर्मित लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, ये मानव निर्मित है ना। चंद्रमा जो है प्रदीप्त वस्तु नहीं है, वो अप्रदीप्त है, होश में रहिएगा। वो जो है सूर्य के प्रकाश के सहायता से रात में चांदनी रात बिखेरती है। दूसरा आ गया अप्रदीप्त, तो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे में आपका दीवार, पेड़ हो गया, हम आप है। यदि हम लोग के शरीर से रोशनी निकलता तो हमको आवश्यकता पड़ता है बल्ब, बिजली बत्ती का। जहाँ रहते हैं हम लोग भगाते रहते हैं, भुकाते रहते, सब तरह रोशनी, लाइट ही लाइट, चारों ओर हम लोग जो है भेपर बने रहते ना। और तो हमको जो जरा भी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ता। मनुष्य क्या है, प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? तो मनुष्य जो है अप्रदीप्त वस्तु है। और चंद्रमा जो देखते हैं रात में, चांदनी रात एकदम चहचहाती है ना, वो उसका अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश रिफ्लेक्टेड जो है रे होता है, जिसकी वजह से वो हम लोग को चमकती हुई महसूस होती है। प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश को जो है सीधी एक सरल रेखा में चलने वाली किरणों को जो है प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकिरण क्या है? तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है, तो वह जो है विभिन्न दिशाओं में छितरा जाती है। प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में छितराने की घटना को ही प्रकाश का प्रकिरण कहते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। आगे हम लोग जान लेते हैं, एक मिनट आगे देख लेते हैं। अब पारदर्शी वैसी वस्तु जिसे प्रकाश पार कर जाए उसे पारदर्शी कहेंगे। जैसे आपका शीशा, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, सब प्रकाश पार कर जाता है, तो हवा हो गया तो पारदर्शी पदार्थ हो गया। अपारदर्शी में हो गया वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश पार नहीं करे, अपारदर्शी कहते हैं। माने न होता है, माने न पार करे वाला, प्रकाश न पार करेगा अपारदर्शी हो गया। जैसे कि दीवार हो गया, ईंटा हो गया, आप है, हम है, ये सब जो है आपका टेबल, कुर्सी हो गया, अपारदर्शी हो गया। पारभासी होता है वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार करे, कुछ अंश, संपूर्ण नहीं, 100% नहीं, कुछ। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, कुहासा में, धुंध में कोहरा होता है ना ठंडी के मौसम में, देखते हैं 100% लाइट नहीं जा पाता है, तो चमड़ा हो गया। ये सब चीज़ जो है परभासी में आ जाएंगे। अब अगर द्वारक क्या है, छोटे छोटे टर्म है, तो दर्पण की चौड़ाई को ही क्या कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई, इसको क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। उसके बाद ध्रुव जो है, इसको जो है दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। किरण आरेख, तो जो है प्रकाश के किरण के पथ को दिखाने वाले को क्या कहेंगे? किरण आरेख कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? किरण आरेख कहेंगे। प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले को क्या कहेंगे? किरण आरेख कहेंगे। ऐसे सीधा रेखा में दिखा देंगे, तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध जो है आपको हम पढ़ा दिए हैं पूरा, दोनों के दोनों में, उत्तल दर्पण में तथा अवतल दर्पण में, सब में। आप नहीं देखे हैं तो जाकर समझिए, देखिए और उसको कॉपी पर नोट कीजिए, समय से पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद दर्पण सूत्र को साबित करना, इसके लिए अलग वीडियो जो है आपको उपलब्ध है, तो आप वहाँ पे जाइए। इसमें संभव नहीं है, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है भाषा संबंधित था उसको हमने यहाँ पे शामिल किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे समझे होंगे। इसको दोबारा देखिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। बनाने में बड़ा मेहनत भी लगता है, और आप लोग जो है हमसे 4 गुना 10 गुना मेहनत कीजिए, तब जो है टॉप 10 में अपना लिस्ट बना पाइएगा और हर हाल में आप जो है इतिहास बना पाइएगा। इसलिए अच्छा से पढ़िए, जहाँ तहाँ ध्यान न रखते हुए आप अपनी फोकस जो है अपने तैयारियों पर रखिए, और जो है मौसम का असर खुद पर पड़ने न दीजिए, क्योंकि परेशानी तो हमेशा रहते रहेगा। गर्मी का मौसम और बरसात का जो मौसम, वहाँ भी दिक्कत, गर्मी में दिक्कत, ठंडी में दिक्कत, तो आपको जो है मौसम से परहेज, मतलब अपनी तैयारियों पर असर ना होने देना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ रहे अपना ख्याल रखें और पढ़ाई में लगे रहे। चलिए ठीक है।